हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार एग्ज़ामगढ़ चैनल पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का नाम है फटाफट रिवीजन। तो हम इस सीरीज़ को जो है एमसीक्यू के टाइप से ही डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर जो होगा उसको बताएंगे। अगर आपको विस्तार से वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो के बारे में विस्तार से भी देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज का हमारा पहले क्वेश्चन है, रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है सुरक्षा, ऑप्शन सी है विनिमय और डी है उपरोक्त सभी। तो परिवहन की दृष्टि से देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में, ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इस तरह का तरीके से वो परिवहन का भी कार्य कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और विनिमय भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अर्थात रक्त के द्वारा किस पदार्थ का परिसंचरण हमारे शरीर में किया जाता है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है, फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संचरण करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है, यकृत या गुर्दे द्वारा ऑक्सीफाइड या हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों का भी परिसंचरण करता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, पाचन क्रिया से पोषक तत्वों को निकालना। जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है तो उस दौरान जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में, ब्लड में हमारे घुल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हम एमसीक्यू के माध्यम से हम जो है इस चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे। खाना खाते टाइम, रेस्ट करते टाइम अगर हम इसको सुनेंगे बार बार तो हमारी चीज़ें धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी और 10 से 15 मिनट में हम लोग बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने वीडियो में जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि आरबीसी का एक और नाम होता है जिसको हम एरिथ्रोसाइट नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हम ऊपर डिस्कस किए थे, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है और आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा में 90 से 95% इसमें जो है वाटर पाया जाता है और जो 5% होते हैं इसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जैसे 0.25% या 0.2% गैस और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका भी उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं वाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, विकल्प डी, ये बिल्कुल सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें विकल्प देना भूल गए हैं जो टाइपिस्ट है हमारे, तो हम इसको बता देते हैं आपको। रुधिराणु को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। लाल रक्त को कणिकाएँ और वाइट रक्त कणिकाएँ जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएँ भी जानते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम रक्त बिम्बाणु भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को। तो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है,
रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो हमने अभी बताया रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जो बचा हुआ भाग 45% होता है वो रुधिराणु होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है 55%, इस 55% में भी जो है 90% भाग प्लाज्मा का वाटर होता है, 90 से 95%, और 95% जो 5% बच रहा है उसमें भी हमारे प्रोटीन्स, गैस और कुछ जो है जिसे वसा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी पाए जाते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 5%। ये हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितने % होता है? तो अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल इसका जवाब आप सही रूप से दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7%। अर्थात मानव का जो है भार जितना भी रहेगा मानव शरीर का, उसका लगभग 7% ब्लड जो है मानव शरीर में पाया जाता है। आइए आज का हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। मानव रक्त जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उन दोनों में जो है हमने डिस्कस किया था। देखिए क्वेश्चन, जो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं इसमें जो है एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। आरबीसी का नाम हिंदी में होता है लाल रक्त कण, और डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कण, और रक्त बिंबाणु बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स को। तो इसका भी जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। जो महिलाओं में मासिक धर्म आता है, इसके कारण जो है महिलाओं में रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी अर्थात पुरुषों से थोड़ा कम मात्रा में रक्त पाया जाता है, तो उनमें जो है यह रक्त की मात्रा लगभग आधे लीटर कम होती है, 1/2 लीटर, ठीक है। अब आइए हम आज का हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जब चेतना की बात आती है तो हम जानते हैं कि चेतना हमारे दिमाग से ही चेतना उत्पन्न होती है। तो हम सीधी सी बात है कि ये नर्वस सिस्टम से ही कनेक्ट होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से हम ठंडे गर्म का एहसास कर सकते हैं, सही गलत, और जहाँ से हमारे दिमाग काम करते हैं, वो तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? वो तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, ठीक है। आइए आज का हमारा अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप लगभग कम हो जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो हमारे यहाँ टाइपिस्ट हैं, वो लोग टाइप करने में गलती कर देते हैं, तो आगे से हम उनको समझा देंगे। तो हम देखते हैं, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप जो है वो घट जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। चलिए हम बगैर ऑप्शन के डिस्कस कर लेते हैं आज। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है, हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसको कलर प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त जो है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। जो लाल कलर का हमारा रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। हीमोग्लोबिन में जो है फेरस पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, रक्त के धक्के के जमने का कारण क्या होता है? तो हमने प्लाज्मा में देखा था कि 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते थे। एक था फाइब्रिनोजिन और दूसरा था
प्राथ्रम्बोविन होता है, प्रोथ्रम्बिन उसको हम बोल सकते हैं, और तीसरा था हिपेरिन। तो रक्त जमाने का जो प्रोटीन्स होता है वो फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है। और उसमें जो है प्रोथ्रम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन की सहायता करता है। उसके बाद जो है हिपेरिन जो होता है, वो हिपेरिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमना पाता है, वो हमारे शरीर में रहता है। हिपेरिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमने पाता है, फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। जब कभी कभी हमारे शरीर में चोटें लग जाती हैं तो ब्लड निकलने लगता है। अगर इससे ब्लड निकलता रहे तो इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए जो हमारे शरीर में फाइब्रिनोजेन का प्रोटीन पाया जाता है, ये रक्त को थक्का को जमा देता है, जिससे हमारे ब्लड की क्लोटिंग, ब्लड का स्राव रुक जाता है, ठीक है। आज का हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षा कोशिका कहा जाता है? रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षा कोशिका कहा जाता है? तो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे शरीर में WBC होता है, ये हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करता है, अर्थात जीवाणुओं, विषाणुओं और जितने भी रोगाणु, जितने भी रोगवाहक होते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है ये, ठीक है। आइए हम देखते हैं, हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी, ध्यान में रखिएगा। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ही नहीं टाइप किया किसी में आज, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्लाज्मा में जल का परसेंट 90 to 95% होता है, ठीक है। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज 90 to 95% होता है, और जो 5% बच रहे हैं उसमें प्रोटीन, वसा और कुछ गैसें भी होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और जितने भी मैंने क्वेश्चन MCQ के माध्यम से कराया है आपको, इसका जो भी उत्तर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।